Hello and welcome to Chanakya IAS Academy. My name is Shashank Roy and आज UPSC prelims का GS paper 1 हो चुका है and now we are going to do UPSC prelims paper analysis for GS paper 1. अगर आप इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं या अगर अपीयर नहीं भी हुए हैं और अगर आपने पेपर देखा है तो एक चीज तो पक्की हो गई है कि यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शंस. अगर 100 क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेक्शन एंड 50 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स सेक्शन और ये सिलसिला चलता रहेगा. सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 15-20 क्वेश्चंस प्राइमरली कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स. उसमें मैपिंग है, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट है. उसके बारे में उन क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे और पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस भी करके आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये बात श्योर हो जाए, क्लियर हो जाए कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सीड करना है, क्रैक करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन तो आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन से बुक्स और मटेरियल्स को फॉलो करना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको अंदाजा लग जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. सो गेट सेट रेडी फॉर वॉर. Here it is, Chanakya IAS Academy, India's best institution and serving the countrymen, serving the students of India since 1993. एक बार जरा हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के एनालिसिस को अगर हम देखें तो 2021 से 2021 नहीं कहूंगा मैं, 2013 ऑनवर्ड्स यूपीएससी ने रेडिकली चेंज किया है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के स्टेज को. अब देखा जाए तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है. अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 2019 से देखा जाए तो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चंस प्रीलिम्स सेक्शन से आ रहे हैं. एनालिसिस आपके सामने है. यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स के 15 सेक्शन क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 में. देन आपके पास 2020 में भी लगभग आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आए थे, 7 क्वेश्चंस आए हुए थे. 2021 में आपको करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चंस थे और 2022 में आपको करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वो 15 था और 2023 में भी लगभग इसी रेशियो में क्वेश्चन आए हैं 15. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी गो फॉर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर आपको ऐसा लगेगा अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए हैं. वैसे देखा जाए तो चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इको और इन्वायरमेंट हो, चाहे वो बायलैटरल रिलेशंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, एवरी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम मतलब ट्रेडिशनल सेक्शन से होता हुआ वो क्वेश्चन आ रहा है बट वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है. यानी पिछले 1 साल 2 साल में जो घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है. चलिए अब आज के पेपर ये हमारा जीएस पेपर 1 का सी बुकलेट सीरीज है और उसको हम लेके चलते हैं. So the first question comes, there is instability and worsening security situation in Sahel region. There have been military takeovers and coups in several countries of the Sahel region in the recent past. स्टेटमेंट और असर्शन के तौर पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है. इस क्वेश्चन को मैंने अपने सेशन में कई बार कवर किया है, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो कोई और सेशन हो, कोई और इंस्टीट्यूट हो, हर जगह इस रीजन के बारे में हमने कवर किया है. सो एक बार देखेंगे. There have been military takeovers, yes. अगर इसको ध्यान से देखें तो दिस पर्टिकुलर मैप इज इंडिकेटिंग साहिल रीजन और उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीजों के बारे में कवर किया. फॉर एग्जांपल ये सारे लोकेशंस हैं मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बर्किना फासो, नाइजीरिया, चैड, कैमरून, नाइजर, माली, वो एरियाज हैं जहां लगातार तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री coup हुए और डिस्टर्बेंस चल रहा है. तो साहिल रीजन वाज कॉन्टिन्यूअसली इन द न्यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत से इंटीग्रेटेड चैप्टर्स हमने कवर किए. फॉर एग्जांपल वैगनर ग्रुप वाज कॉन्स्टेंटली in the news because ऐसा माना जाता है कि Wagner Group, which is the private militia, which used to be the private militias of Russia, was instrumental behind these disturbances in the in African continent. So Wagner Group के बारे में भी बातें हमने करी हुई हैं. यहाँ पे Vion News का है West angry over Russian mercenaries. उसके बाद से हमने इको वॉश के बारे में भी बात किया जो कि वेस्ट अफ्रीकन 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का ये ग्रुपिंग है. इसके बारे में भी हमने बात किया था. तो चलते हैं गेट बैक ऑन द ट्रैक. फिर से हम उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या है. there is instability and worsening security situation in Sahel region. Statement first is absolutely right.
दूसरा है there have been military takeovers, coup d'etat in several countries in the Sahel region in the recent past. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement 1. So answer should be ideally 1 क्योंकि instability and worsening condition क्यों है? क्योंकि मिलिट्री टेकओवर्स हुए हैं, तख्ता पलट हुआ है. सो स्टेटमेंट 1 भी सही है, दूसरा भी सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का. सो वी आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. हमेशा जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, पढ़ें, तो हमेशा क्या करना है आपको, उससे इंटीग्रेटेड चीजों को, यानी स्पाइडरमैन टेक्निक जो मैं आपको बताता हूं, उस तरीके से आपको पढ़ना है. वी आर मूविंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. Statement 1 है, European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. अब ये क्वेश्चन क्यों आया हुआ है? क्योंकि कॉप 28 के बाद से मैंने हमेशा अपने क्लासेस में कवर किया है कि इंडिया के प्लेजेस क्या है. फॉर एग्जांपल बाय 2070 वी आर एक्सपेक्टिंग टू बिकम अ नेट जीरो इमिशन कंट्री. हम अपने नेट जीरो टारगेट को अचीव करने की बात कर रहे हैं बाय 2070 और इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक कवर किए हैं. यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए. इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक चर्चा में था, वो था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स था. चलिए फिलहाल इस टॉपिक पे हम आते हैं. इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे यूरोपियन यूनियंस नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट मेकिंग द यूरोपियन यूनियन द होम ऑफ क्लीन टेक इंडस्ट्रीज. सो प्राइमरली ये एक्ट जो था क्लीन एनर्जी को, क्लीन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए था, इन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए था. उसके अलावा एक और भी टैक्स चर्चा में था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ओन रिसोर्सेज. ये कार्बन बॉर्डर ये चर्चा में था. अब एक बार फिर से वापस चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, अप्रूव कर दिया गया है. बट यहाँ पे लोचा जो है, वो जो प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी नॉट बाय 2040 बट बाय 2050. इंडिया का टारगेट 2070 है क्योंकि हम ज्यादा डिपेंडेंट है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे. सो यूरोपियन यूनियन का टारगेट 2050 है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस डेट रिलेटेड. 2040 नहीं, 2050 है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सामने दिया हुआ है that European Union's 2030 climate and energy target and the transition to climate neutrality by 2050. Hence, statement 2 is incorrect, statement 1 is correct और option जो होगा वो होगा C. I hope this question is clear. Next question की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. Next question आता है, तीसरा है, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating and other country. Statement 1 बिल्कुल सही है. दूसरा, Venezuela is the largest or has the world's largest oil reserves. No, it does not have the world's largest oil reserves. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सऊदी अरेबिया, इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज हैं जो टॉप रैंक पे आती हैं. वेनेजुएला इज द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड. सो इट इज नॉट द लार्जेस्ट वन. जब भी इस तरीके का सुपरलेटिव स्टेटमेंट आता है तो आपको बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है. सो स्टेटमेंट 1 इज correct but statement 2 is incorrect because Venezuela ranks 10th in global oil production और ये लगातार चर्चा में था. अगर ये हम विकिपीडिया के डेटा देखें तो एज ऑफ जुलाई 2023 वेनेजुएला's मंथली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो 880 बैरल्स पर डे है. और अगर देखा जाए तो वेनेजुएला इज द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ओपेक कंट्रीज. सो दिस स्टेटमेंट डजंट होल्ड वाटर. दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला ही सही है और इसी के चलते हमने जो आंसर चूज किया है, आंसर सी इज द करेक्ट वन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. With reference to Digital India Land Records Modernization Program, consider the following statement. ये क्या है? पहला स्टेटमेंट है टू इम्प्लीमेंट. इसका पर्पस क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. द फर्स्ट वन इज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. दूसरा, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड. यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो कैडेस्ट्रल का मतलब उसको समझ में नहीं आएगा एंड ही मे और ही मे नॉट चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. सो मैं सब कुछ बताता हूं. थर्ड ऑप्शन इज
An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Not any of the language. 8th schedule of the Constitution में जितने भी languages हैं वो सारे. This is a loose statement. So मैं यहाँ पे इस question को reserve करूंगा and I will wait for the official answer sheet. क्योंकि यहाँ पे this is a loose statement, loose reference. Scheme क्या कहता है? Scheme कहता है कि records of the rights from local language to any of the not the, any of the languages, it is recognized by the 8th schedule of the Constitution में जितने भी languages हैं उन languages में ये records available है. Not any language of the Constitution, 8th schedule of the Constitution. तो एक बार थोड़ा सा I will reserve this question. अच्छा, cadastral का मतलब एक बार हम बता देते हैं. ये है आपका DILRMP यानी प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. और उसके अलावा ये जो है ये मैपिंग इस तरीके के देखेंगे. जो हमारा कैडेस्ट्रल मैपिंग है, कैडेस्ट्रल मतलब का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैपिंग हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, लैंड से रिलेटेड होती है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया की मैपिंग होती है, डिजिटल मैपिंग, उन सब को हम कैडेस्ट्रल बोलते हैं. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. रिस्क आप ले सकते हैं बट कैलकुलेटेड रिस्क. सो ये रहा कैडेस्ट्रल मैपिंग. और एक बार जरा हम इन आर्टिकल्स को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो लैंड होल्डिंग राइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं आप निकाल सकते हैं लोकल लैंग्वेजेस में. और वो कौन लैंग्वेजेस हैं? 22 schedule 8 languages of the government of India. Local languages of any of the 22 schedule 8 languages में आप इन सारे डेटा को निकाल सकते हैं. सो मैं थोड़ा सा इसको रिजर्व रखता हूं. इट्स नॉट एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज all the 22 languages that have been mentioned in the Constitution of India. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट हूं इस मामले में. अदरवाइज दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में जरा हम बात करते हैं. पिछली बार भी प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के बारे में हमने बात किया था, अनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात किया था. इस बार 4 स्कीम पूछे गए हैं बैक टू बैक. उसके अलावा मैपिंग से रिलेटेड लगभग 4 क्वेश्चंस हैं. सो इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं. ये स्कीम कहता है, दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटाल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी. तो यहाँ पे अगर आप विकास पीडिया को देखेंगे और किसी भी ऑथेंटिक सोर्स को देखेंगे तो वहां पे इतना तो दिया हुआ है दैट दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज. लेट मी अंडरलाइन इट ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए. अगर हम गवर्नमेंट के वेबसाइट पे हम जाएं तो हमें क्या दिख रहा है कि इस स्कीम के बारे में ये बातें कही गई हैं that the scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 month post delivery. इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा. Under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialities can volunteer. इसके बारे में भी कोई information मुझे नहीं मिला है. So according to me it is neither one nor two. So answer D will be the right one. क्योंकि इस पूरे के पूरे स्कीम में कहीं भी सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में मेंशन नहीं किया गया कि प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो किस तरीके से इसमें वॉलंटियर कर सकते हैं. और पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ केयर के बारे में प्रोविजन में मेंशन नहीं किया गया है. इट्स ओनली 9th of every month उन सारी लेडीज का चेकअप के बारे में कहा गया है जो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है. सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नीदर वन नॉर टू. ये रहा. एक बार स्कीम को हम और देखेंगे. कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं. एक मिनट रुकिए. एक बार जरा देखेंगे. कैंपेन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इस पूरे स्कीम में क्लियर कट मेंशन क्या किया गया है? Under the campaign, a minimum package of antenatal care services is to be provided to the beneficiaries of the on the 9th of every month at Pradhan Mantri Surakshit Matritva clinics to ensure that every pregnant woman receives at least one checkup in the second and third trimester of pregnancy. If the 9th day of the month is a Sunday, a holiday, then clinic should be organized on the next working day. इस स्कीम में क्या इसका एजेंडा क्या है? To provide assured, comprehensive and quality antenatal care free of, universally available to all pregnant women on the 9th of every month. So इस स्कीम में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बारे में बात नहीं किया गया है.
और पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ के केयर की जो बात कही गई है वो इस स्कीम में भी देखने को नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक सोर्सेस। सो अभी तक अगर देखें तो दिस इज व्हाट देखें, सो आई हैव सेलेक्टेड नीदर वन नॉर टू। दूसरा है, नेक्स्ट स्कीम आता है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट, द एंट्री एज ग्रुप फॉर इनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 टू 40 इयर्स, नहीं 21 टू 40 इयर्स नहीं है, ये 18 टू 40 इयर्स है। तो यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई है, इट्स नॉट 21, इट्स 18 टू 40 इयर्स। सेकंड, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरीज, यस ये है प्रोविजन। Each subscriber under the schedule shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. ये provision भी है। Family pension is applicable to the spouse only and not the unmarried daughters. Generally schemes में होता है कि अगर spouse है, अगर मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई सब्सक्राइबर है, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को वो पेंशन मिलता है। अगर वाइफ भी नहीं है तो अनमैरिड डॉटर को ये प्रोविजन दिया जाता है। बट इस स्कीम में ऐसा नहीं है। दिस स्कीम में अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन है वो स्पाउस को मिलेगा, न कि अनमैरिड डॉटर को। सो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट, तो 4 को आप डिडक्ट कर दीजिए। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इसको आप हटा सकते हैं। अब आपके पास स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ये स्कीम भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो आंसर होगा 2 and 3 ओनली। एक चीज तो और एक अच्छी बात क्या रही इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि एलिमिनेशन का ऑप्शन दिया है यूपीएससी ने। सो यू शुड बी थैंकफुल टू यूपीएससी, एलिमिनेशन का ऑप्शन है, आप इजीली क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपने गवर्नमेंट स्कीम्स को क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ा है, समझा है, रट्टाफिकेशन नहीं किया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एंड हियर इट इज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात की गई है। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट, ये वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है और बिफोर द जनरल इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। सो नारी वंदन अधिनियम इसी को कहते हैं। ये स्कीम क्या कहता है? प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। नो, दैट इज नॉट ट्रू। 18th लोकसभा ऑर्गेनाइज होने जा रहे, इलेक्शंस हो चुके हैं, फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। इट इज नॉट, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि 18th लोकसभा के कमेंसमेंट के साथ ये एप्लीकेबल होगा। पहले सेंसस करवाना होगा क्योंकि 2011 के बाद से हमारे पास सेंसस नहीं हुआ है। वी डू नॉट हैव ऑथेंटिक डेटा, और जब तक ऑथेंटिक डेटा नहीं है, सेंसस नहीं होगा, ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा, ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा तो उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन ऑफ कमीशंस ने ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होंगी, और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होंगी तो ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कहां पे रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना है। दूसरा, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years after becoming an act. Absolutely right. There are provision for the reservation of seats for scheduled caste women and within the quota reserved for scheduled caste. So statement 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। Statement 1 is incorrect, तो मैंने ऑप्शन चूज किया है C. C is the correct option और ये है प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट स्कीम में आते हैं। Which of the following statement about exercise मित्र शक्ति? Which of the following exercise is true? Is true about मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023? यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है 9th joint military exercise between India and Sri Lanka. So military exercise between India and Bangladesh is not correct. It commenced in Ondh. Yes, it is. It happened. Joint response during counter terrorism operation, जो मेन गोल था ऑपरेशन का, ये भी बिल्कुल सही है। Indian Air Force was a part of this exercise. Yes, some battalions, 15-20 candidates soldiers from Indian Air Force also participated. प्राइमरली ये पूरा एक्सरसाइज इंडियन आर्मी का था, लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ बटालियंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। सो द फर्स्ट वन इज नॉट। बांग्लादेश को अगर आप हटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो आइडियली द आंसर शुड बी 2, 3, 4 डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। हियर इट इज। कंट्री, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंट्री रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज, ये वो कंट्रीज हैं जो लगातार चर्चा में थी बिकॉज ऑफ द वन और द रीजन, एंड हियर इट इज।
ये जेवियर मिले हैं, हु इज द रेडिकल आउटसाइडर प्रॉमिसिंग टू क्योर अर्जेंटीनाज इकोनॉमिक क्राइसिस। और अर्जेंटीना इसलिए भी चर्चा में था बिकॉज ऑफ डॉलराइजेशन, यानी डॉलर को अपनी मेन करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए भी अर्जेंटीना चर्चा में था। एंड जेवियर मिले इज नोन एज अ रेडिकल पर्सन, रेडिकल लीडर, जो अर्जेंटीना के इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने में लगे हुए हैं। सो अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, यस ये ट्रू है। सूडान वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, यस पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में दो धड़े बढ़ चुके हैं। और सूडान से हमने मिशन कावेरी भी लॉन्च किया था, वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। थर्ड इज तुर्की रिसेंडेड इट्स मेंबरशिप टू नाटो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुर्की हैज नॉट rescinded, abandoned or exited from NATO grouping. In fact, Finland and Sweden, they also joined. Finland and Sweden joined as a new member of NATO. In fact, स्वीडन की मेंबरशिप पे तुर्की का ऑब्जेक्शन था, बट वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद से स्वीडन एंड फिनलैंड दे आर अ मेंबर ऑफ नाटो फैमिली। एंड सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट वन। अर्जेंटीना सूडान बिल्कुल सही है। सो आइडियली द आंसर विल बी बी, ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट वन। सो ये रहा आपका जेवियर मिले। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैंने और भी ऐड किए हैं, एक बार देखेंगे। यहाँ पे जेवियर मिले ही वाज इन द न्यूज बिकॉज understanding Javier Milei and dollarization, his radical policy to have Argentina to save Argentina's economy. तो याद रखिएगा, जो भी चीजें लगातार न्यूज़पेपर में आई हैं वो आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Sumed pipeline is a strategic route for Persian Gulf and Persian Gulf oil and natural gas pipeline, इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, Sumed pipeline connects Red Sea with Mediterranean Sea. Let me show you the map. मैप को एक बार देखेंगे, ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है। ये गैस पाइपलाइन को देखेंगे तो ये आपके इजिप्ट यहां से होता हुआ, दिस इज मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन से होता हुआ ये आता है इजिप्ट से, और ये यहाँ पे आपके रेड सी से कनेक्ट हो जाता है सुएज कनाल के थोड़ा सा बाद में। सो इसका मतलब ये है कि दिस पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। नहीं, पर्शियन गल्फ यहाँ पे पड़ता ही नहीं है, पर्शियन गल्फ ईरान के पास पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, पर्शियन गल्फ का यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, Soon pipeline connects the Red Sea with Mediterranean Sea. Yes, it is connecting Red Sea with Mediterranean Sea, दोनों का कनेक्शन हो रहा है। So this option is correct one. So अगर हम देखें, so statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct one. So option should be D. I hope everything is crystal clear. आप याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन मैपिंग में अगर आपका कमांड है तो आप बहुत से क्वेश्चंस को इंटरनेशनल रिलेशंस में, बायलैटरल में, इकोनॉमी में आप हैंडल कर पाएंगे चीजों को आसानी से। सो ये आपके सामने है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। The Red Sea receives very little precipitation in any form. Team Red Sea was always, regularly in the news because of Houthi rebels attack. उनके अटैक के चलते लगातार रेड सी चर्चा में था, और इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया था। यूएस की भी वॉरशिप जो थी वो रेड सी में लगातार डिप्लॉय थी। उसके अलावा इजराइल पैलेस्टीन का मामला आपने देखा ही है। सो यहाँ पे पूछा गया है, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। यस, एब्सोल्युटली ट्रू, ये बहुत ही सॉल्टी है, बिल्कुल डेड सी की तरह। दूसरा, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी रिवर फ्रेश वाटर एंटर नहीं करता, जिसके चलते रेड सी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और अगर आपने ऐसा किया है सो बी कॉन्फिडेंट। लाइफ झिंगालाला हो गई, क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं। नाउ, operations undertaken by army towards upliftment of local population in remote areas to include addressing of their basic need is called। इसमें से कौन कौन सी स्कीम है जो इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करती है? सो एक बार जरा देखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना को लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली टू हेल्प द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज उनके डे टू डे लाइफ में। सो ऑपरेशन सद्भावना, बाकी जो ऑपरेशन संकल्प है, मैत्रेयी है, ऑपरेशन मदद है, ये अलग अलग ऑपरेशंस में हैंडल किए गए हैं, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आप कंफ्यूज, बहुत से लोग कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि लोगों को लगा होगा कि जो लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री है वो है आपके इंडिया और चाइना के बीच में, बट ऐसा नहीं है।
कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि 49th पैरेलल्स जो है वो डिवाइड करती है, वो आपका सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री है between two countries, Canada and United States of America. China and India is not the largest one, so answer will be A, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पे एक बहुत बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट फायर लगा हुआ था, जिसको बाल्ड ईगल ब्लफ के नाम से जाना जाता है। ईगल ब्लफ, दैट वाज द नेम गिवन टू फॉरेस्ट फायर ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड कनाडा, जिससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है फॉरेस्ट एरियाज को। So that's why instead of asking this question forest fire और bald eagle और eagle bluff क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे सबसे बड़ी बाउंड्री के तौर पे। ये देखेंगे 49 पैरेलल है, लेक ऑफ वुड्स, पॉइंट रॉबर्ट्स है, जहां बहुत भयानक आग लगी थी और ये चर्चा में था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, इसमें से कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे फर्टिलिटी रेट सबसे कम है? जो अपने फर्टिलिटी रेट के लिए जाना जाता है और एजिंग पॉपुलेशन के लिए जाना जा रहा है। ये मैप आपके सामने है, अगर इन सारे मैप्स को ध्यान से उठा के देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इटली में जो है फर्टिलिटी रेट, G7 मीटिंग भी हो रही है, इटली का फर्टिलिटी रेट देख लीजिए। उसके बाद से जापान, द वर्ल्ड नोज, जापान की फर्टिलिटी रेट को देख लीजिए। नाइजीरिया, साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है। सो प्राइमरली जो क्वेश्चंस हैं वो है, आई मीन जो ऑप्शंस होंगे वो इटली है, जापान है और साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया नहीं है। सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। सेम 1, 2 एंड 4, क्योंकि नाइजीरिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट, आई मीन आने वाले दिनों में 2050 तक, 2030 तक जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन होगा वो अफ्रीकन नेशन से होगा। ठीक है, सो गिव मी 1 मिनट। ये हो चुका है आपका। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को में किसको शामिल किया गया है? तो छऊ डांस ऑलरेडी था, दुर्गा पूजा था, कुंभ मेला ऑलरेडी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। इस बार गरबा को शामिल किया गया है एंड एक बार देखेंगे यूनेस्को एड्स गरबा डांस एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है, गरबा डांस को। टोटल फर्टिलिटी रेट in an economy is defined as the average number of live births a woman would have by the end of her childbearing age, which may be up to 45 years of age. So this is the clear cut definition. यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इसमें से सिकाडास, फ्रॉगहॉपर एंड पॉन्ड स्केटर क्या है? इसी तरीके से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे फिश स्पीसीज से रिलेटेड, जिसमें गोल्डन मार्शीर आंसर था। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, ये बर्ड्स नहीं है, फिश नहीं है, रेप्टाइल्स नहीं है, दे आर इंसेक्ट्स, जो आपके सामने मैंने इमेज लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट। इसमें थोड़ा सा मैं आंसर को रिजर्व रखूंगा बिकॉज आई डिडंट गेट क्लैरिटी। डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश में है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मेरा होम टाउन है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें से कौन सा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब कौन सा न्यूली बिल्ट एयरपोर्ट है? ब्राउनफील्ड का मतलब ये एयरपोर्ट पहले था, इसको रिफर्बिश किया गया है, इसको अपग्रेड किया गया है। बट ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल स्क्रैच से आपने बनाया। सो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज डोनी पोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं आई है, बट आई विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर ए। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम आता है और ये क्वेश्चन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पिछली बार भी था, क्योंकि वहां से कोबाल्ट के बारे में क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ये विजुअल कैपिटलिस्ट से मैंने इमेज लिया है। कोट आइवर एंड घाना वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन कम्स, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें से फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, इसमें से कितनी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी से जुड़ी हुई हैं, नॉर्थ सी की पेरिफेरी पे हैं? सो वी हैव नॉर्वे, बिल्कुल दिख रहा है, नॉर्वे, जर्मनी जो है वो, नॉर्वे यहाँ पे दिख रहा है आपको और जर्मनी यहाँ पे है जो बॉर्डर को टच करता है नॉर्थ सी में। बाकी आपका फिनलैंड नहीं है और रशिया नहीं है इसमें। So question number 98 and this is how the session gets end. So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। The session will be uploaded और जो remaining question है उनके discussion के लिए हम और भी videos upload करेंगे। And that's it. Thank you so much. May God bless you all. जय हिंद, जय भारत। Thank you.